Dear students, welcome again in the class of Law of Torts. In our last lecture, we discussed about the nature and definition of tort. Today, we are going to discuss about tort distinguished from crime, breach of contract, quasi-contract and breach of trust. तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, अपकृत्य और अपराध में अंतर को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉर्ट एंड क्राइम दोनों ही रॉन्ग है, दोष है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है, अंतर भी है। तो पहला डिफरेंस है टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग। टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, यानी सिविल दोष है, जबकि क्राइम पब्लिक रॉन्ग है। दूसरा अंतर कर सकते हैं, टॉर्ट वह रॉन्ग है जिसके लिए लॉ केवल कंपनसेशन का राइट देती है, जबकि क्राइम को पनिशेबल माना जाता है, दंडनीय माना जाता है। अर्थात क्राइम के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन सीआरपीसी के सेक्शन 357 में दिया गया है। इस सेक्शन 357 में कंपनसेशन दिया जाता है, तो यह एक्सेप्शन है एक, लेकिन जनरली टॉर्ट में कंपनसेशन दिया जाता है और क्राइम में पनिशमेंट दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस है, टॉर्ट पर्सनल राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकारों को इफेक्ट करता है, जबकि क्राइम स्टेट द्वारा दिए गए पब्लिक राइट यानी लोक अधिकार को इफेक्ट करता है। इस प्रकार टॉर्ट केवल इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है, इसमें केवल विक्टिम इंजर्ड होता है। अर्थात टॉर्ट क्या है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट्स, अर्थात अपकृत प्राइवेट या सिविल अधिकारों का अतिलंघन है। वहीं क्राइम पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। अर्थात क्राइम क्या है? तो यह इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट्स यानी अपराध लोक अधिकारों का अतिलंघन है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट में विक्टिम यानी जो पीड़ित व्यक्ति है, टॉर्ट में विक्टिम द्वारा इंजरी पहुंचाने वाले के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाती है, जबकि क्राइम में एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोसीडिंग का कार्य स्वयं गवर्नमेंट करती है। इसमें एग्रीव्ड पर्सन से केवल हेल्प ली जाती है, सहायता ली जाती है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट का पर्पज विक्टिम को कंपनसेट करना है, अर्थात जो पीड़ित व्यक्ति है उसे कंपनसेशन प्रदान करना है, जबकि क्राइम में पनिशमेंट देने का पर्पज ऑफेंडर को यानी जो अपराधी है उसको टेरोराइज करके उसे फ्यूचर में ऐसे कार्य करने से रोकना है, यानी ताकि वह भविष्य में इस प्रकार का कोई अपराध न करे, यानी आतंकित करना है। अगला अंतर है, टॉर्ट का जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट है, यानी अपकृत्य की जो अधिकारिता है वह सिविल न्यायालय है, जबकि क्राइम से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल कोर्ट्स में होती हैं। अर्थात क्राइम का जुरिडिक्शन क्रिमिनल कोर्ट्स है। और लास्ट डिफरेंस है, टॉर्ट सीपीसी से रेगुलेट होता है, यानी टॉर्ट सिविल प्रोसीजर कोड से रेगुलेट होता है, जबकि क्राइम सीआरपीसी से रेगुलेट होता है, अर्थात द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रेगुलेट होता है। अब अगला डिफरेंस जैसे आप नोट कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर।
तो यहाँ डिफरेंस को जानने से पहले टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इक्वलिटी है, उसको हम यहाँ देख सकते हैं। तो पहली इक्वलिटी है दोनों ही रॉन्ग है, यानी टॉर्ट भी रॉन्ग है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी रॉन्ग है, दोनों ही लीगल रॉन्ग है और दोनों में इंजरी होती है और दोनों ही सिविल रॉन्ग होते हैं, यानी ये इनमें समानता है, इक्वलिटी है दोनों में, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन इन इक्वलिटीज के बावजूद भी इन दोनों में डिफरेंसेज हैं। तो पहला डिफरेंस है, जैसा कि आप जानते भी हैं, टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड लॉ है। दूसरा डिफरेंस कर सकते हैं, टॉर्ट में राइट इन रेम REM यानी लोकलक्षी अधिकार का इन्फ्रिंजमेंट होता है। टॉर्ट में राइट इन रेम का इन्फ्रिंजमेंट होता है, यानी लोकलक्षी अधिकार का अतिलंघन होता है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम यानी व्यक्तिलक्षी अधिकार का इन्फ्रिंजमेंट होता है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट में ड्यूटी का डिटर्मिनेशन बाय लॉ होता है, यानी अपकृत में कर्तव्य का निर्धारण विधि द्वारा होता है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज यानी संविदात्मक कर्तव्यों को पार्टीज द्वारा डिटरमिन किया जाता है या निर्धारित करते हैं पार्टीज, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में संविदा भंग में जो संविदात्मक कर्तव्य होते हैं उनको पक्षकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला अंतर कर सकते हैं, टॉर्ट के केस में कंपनसेशन अनलिक्विडेटेड होती है, यानी अपरिनिर्धारित होती है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन की अमाउंट लिक्विडेटेड भी हो सकती है, यानी परिनिर्धारित भी हो सकती है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट के कई केसेज में कोर्ट द्वारा केस का डिसीजन करते समय डिफेंडेंट के मोटिव यानी हेतु, यानी जिसको हम कह सकते हैं इरादा, यानी मोटिव को ध्यान में रखा जाता है टॉर्ट में कई केसेज में। टॉर्ट के अंतर्गत जनरल रूल यह है कि टॉर्ट में मोटिव, इंटेंशन एंड मैलिस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, टॉर्ट के अंतर्गत जनरल रूल यह है कि टॉर्ट में मोटिव, इंटेंशन, मैलिस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हैं जहां मोटिव, इंटेंशन एंड मैलिस को देखा जाता है। तो यहाँ उसी एक्सेप्शनल केसेस की बात की गई है, ठीक है। तो टॉर्ट के कई केसेस में कोर्ट द्वारा केस का डिसीजन करते समय डिफेंडेंट के मोटिव यानी इरादे यानी हेतु को ध्यान में रखा जाता है। वहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी केस में ब्रीच करने वाले पार्टी के मोटिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट के किसी केस में कोर्ट प्यूनेटिव कंपनसेशन यानी दंडात्मक क्षतिपूर्ति अर्थात दंड स्वरूप जो क्षतिपूर्ति दी जाती है उसकी बात कर रहे हैं कि टॉर्ट के किसी केस में कोर्ट प्यूनेटिव कंपनसेशन भी डिटरमिन कर सकता है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंपनसेशन हमेशा कंपनसेटरी होती है, प्रतिकारात्मक होती है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट में किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति ड्यूटी नहीं होती, बल्कि पूरे वर्ल्ड के प्रति होता है, पूरे विश्व के प्रति होता है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक दूसरे के प्रति ड्यूटी होती है। अर्थात जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार होते हैं
उनमें एक दूसरे के प्रति ड्यूटी होती है, किसी दूसरे अन्य के प्रति नहीं होती है। एक बात यहाँ पर अब ध्यान देने की है, वह है कि यदि कोई एक्ट यानी कार्य ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ टॉर्ट भी है तो दो प्रकार के कंपनसेशन की मांग नहीं की जा सकती है, केवल एक ही कंपनसेशन की मांग की जा सकती है। या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं या टॉर्ट के अंतर्गत जा सकते हैं। अगली हेडिंग नोट कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सेक्शन 68 टू 72 में पढ़ा भी होगा, यानी अपकृत और अर्ध संविदा में अंतर। यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अर्ध संविदा, कल्प संविदा या संविदा सदृश भी कहते हैं। तो टॉर्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस करने के पहले हमें जानना चाहिए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में एक व्यक्ति को विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी करार के भी दूसरे के प्रति लायबल ठहराया जा सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी परिकल्पित संविदा होती है जिसकी कल्पना की जाती है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई अनजस्ट बेनिफिट यानी अनुचित लाभ प्राप्त किया हो, दूसरे व्यक्ति के प्रति लायबल मानकर कंपनसेशन करने को कहा जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्लेंटिफ के प्रति लायबल इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि उसने प्लेंटिफ के कॉस्ट पर अनजस्ट बेनिफिट उठाया है, यानी अनुचित लाभ उठाया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बाय मिस्टेक, भूलवश किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपए का पेमेंट कर देता है, तो उस दूसरे व्यक्ति का यह लायबिलिटी है कि वह इस प्रकार अनजस्ट बेनिफिट देने वाली उस प्राप्त अमाउंट को उस ओरिजिनल व्यक्ति को लौटा दे जिसने उसे यह अमाउंट दी थी। The law of quasi contract exists to provide remedies in circumstances of this kind. यानी संविदा कल्प इस प्रकार की परिस्थितियों में उपाय का प्रावधान करता है। इस प्रकार क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का आधार अनजस्ट इनरिचमेंट यानी अनुचित समृद्धि है, and the liability arises by implication of law, तथा दायित्व विधि की विवक्षा से उत्पन्न होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको यहां देख सकते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लायबिलिटी तथा टॉर्ट के अंतर्गत लायबिलिटी में बेसिक डिफरेंस यह है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी किसी पार्टिकुलर पर्सन के प्रति एराइज होता है, न कि जनरल पब्लिक के प्रति, जबकि टॉर्ट में लायबिलिटी जनरल पब्लिक के प्रति होता है। टॉर्ट के अंतर्गत कंपनसेशन प्राप्त करने के राइट के साथ साथ अदर रेमेडीज भी डिराइव्ड होते हैं, यानी अन्य उपचार भी उत्पन्न होते हैं। यानी कंपनसेशन तो आप प्राप्त भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इंजंक्शन की कार्रवाई यानी व्यादेश की कार्रवाई भी कर सकते हैं, या स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन यानी विशिष्ट प्रत्यास्थापन की कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत केवल मनी प्राप्त करने का यानी धन प्राप्त करने का राइट ही एराइज होता है। अगला डिफरेंस है कि टॉर्ट में ड्यूटी जनरल पब्लिक के प्रति होती है, जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति एराइज होता है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट के अंतर्गत ब्रीच ऑफ प्राइमरी ड्यूटी अर्थात
किसी प्राथमिक कर्तव्य का भंग इंक्लूड होता है, जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। वहीं टॉर्ट में क्लेम्ड अमाउंट पहले से निर्धारित नहीं होती है, यानी जो दावा किए जाने वाली राशि है वह पहले से निर्धारित नहीं होती, अर्थात यह अनलिक्विडेटेड होता है, जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में यह फिक्स्ड होती है, फिक्स हो सकती है, अर्थात लिक्विडेटेड हो सकती है। टॉर्ट में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एक दूसरे से पहले से परिचित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जनरली ये एक दूसरे से भली भांति परिचित रहते हैं। जनरली हमने वर्ड यूज किया है कि जनरली ये एक दूसरे से भली भांति परिचित रह सकते हैं, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, विवक्षित संविदात्मक संबंध होता है। अब हेडिंग नोट कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अपकृत्य और न्यास भंग में अंतर। इन दोनों में भी कुछ इक्वलिटीज ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों रॉन्ग हैं, दोनों लीगल रॉन्ग हैं, दोनों सिविल रॉन्ग हैं और दोनों में इंजरी होती है। इन इक्वलिटीज के साथ ही साथ इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, कुछ अंतर भी है। तो पहला अंतर है, टॉर्ट का जन्म या उत्पत्ति यानी ओरिजिन कॉमन लॉ सिस्टम के अंतर्गत हुआ है, जबकि ट्रस्ट का जन्म या उत्पत्ति या ओरिजिन इक्विटी सिस्टम के अंतर्गत हुआ है, यानी साम्य पद्धति के अंतर्गत हुआ है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी दोनों के प्रति होता है, साथ साथ रिपुटेशन भी होता है, यानी यहां टॉर्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी दोनों के प्रति होता है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केवल प्रॉपर्टी के प्रति होता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, टॉर्ट बॉडी प्रॉपर्टी दोनों के प्रति होता है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केवल और केवल प्रॉपर्टी के यानी संपत्ति के विरुद्ध होता है। अगला डिफरेंस है, टॉर्ट में कंपनसेशन अनलिक्विडेटेड रूप में प्राप्त होती है, यानी अपरिनिर्धारित रूप में प्राप्त होती है, अर्थात अनलिक्विडेटेड डैमेजेज प्राप्त होती है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कंपनसेशन लिक्विडेटेड रूप में प्राप्त होती है। और लास्ट डिफरेंस है, टॉर्ट का स्कोप ट्रस्ट से ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है, जबकि ट्रस्ट का स्कोप टॉर्ट से लिमिटेड होता है। इसका क्या मतलब कि टॉर्ट का स्कोप जो है, जो क्षेत्र है, न्यास से यानी ट्रस्ट से ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है। किस सेंस में कि चूंकि टॉर्ट जो है बॉडी प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन के अगेंस्ट होता है, यानी किसी के शरीर के प्रति जो अधिकार है उसका वायलेशन किया जाता है, या प्रॉपर्टी या रेपुटेशन का उल्लंघन किया जाता है, तो टॉर्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, जबकि ट्रस्ट में केवल और केवल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यह होता है। तो इसलिए केवल प्रॉपर्टी के मामले में ही इसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो जो टॉर्ट का स्कोप है वह ट्रस्ट से ब्रॉड होता है, जबकि ट्रस्ट का स्कोप टॉर्ट से लिमिटेड होता है। अगली हेडिंग आप नोट कर सकते हैं, मैक्सिम है यूबी जस इबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है, यानी वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। लॉ ऑफ टॉर्ट में इस मैक्सिम का बहुत अधिक महत्व है। एक्चुअली लॉ ऑफ टॉर्ट के डेवलपमेंट का बहुत कुछ क्रेडिट इस मैक्सिम को है, क्योंकि प्रारंभ में कॉमन लॉ का यह नियम था कि यूबी रेमेडियम इबी जस,
यानी उल्टा था इसका, जहां उपचार है वहां अधिकार है, जैसा कि हमने शुरुआती दौर में बताया था, यूबी रिमीडियम ईबी जस्ट, जहां उपचार है, जहां रेमेडी है, वहां राइट है। लेकिन बाद में स्थितियां बदली और क्या हो गया कि यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। इस मैगजीम की मीनिंग है कि जहां पर राइट है उसके साथ ही साथ उसके ब्रीच होने पर, उसके भंग होने पर उसके लिए रेमेडी भी है। यह जस्टिफाइड भी है, क्योंकि राइट्स के ब्रीच होने की कंडीशन में यदि हमारे पास प्रॉपर रेमेडी ना हो तो राइट्स का इंपॉर्टेंस ही क्या रहेगा, जो अधिकार है उनका क्या महत्व रह जाएगा। रेमेडी का इंपॉर्टेंस तभी है जब वह राइट को प्रोटेक्ट कर सके, और राइट तभी स्टेबल रह सकता है, स्थिर रह सकता है, जब उसको कंज्यूम करने की सुविधा हो या एक्सरसाइज करने की सुविधा हो, तथा राइट ब्रीच होने के कंडीशन में रॉन्ग के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जा सकती हो। इस प्रकार लॉ के अंतर्गत राइट एंड रेमेडी साथ साथ चलते हैं। इस मैगजीम का यूज जब टॉर्ट के संबंध में किया जाता है तो वहां ऐसे राइट्स के रेमेडी की ओर इंडिकेशन होता है जो प्रोवाइडेड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं। टॉर्टस लाइबिलिटी यानी अपकृत्यपूर्ण दायित्व तभी एराइज होते हैं जब किसी व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए लॉ रेमेडी प्रदान करती है, उपचार प्रदान करती है। मोरल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के संबंध में, यानी नैतिक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में इस मैगजीम का कोई महत्व नहीं है। जहां पर लीगल राइट नहीं है वहां लीगल डैमेज भी नहीं होती है और लीगल रेमेडी का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां अधिकार है वहां उपचार है नामक जो प्रिंसिपल है उसको एसबी वर्सेज वाइट, यानी इस केस को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एसबी वर्सेज वाइट के केस में ले डाउन किया गया था। यानी जो प्रिंसिपल है यूबी जस्ट मीडियम, उसको सबसे पहले एसबी वर्सेज वाइट के केस में ले डाउन किया गया था। यानी जहां अधिकार है वहां उपचार है की बात इसी केस में कही गई थी। इस केस में चीफ जस्टिस होल्ट ने कहा कि इफ द प्लेंटिफ हैज ए राइट ही मस्ट ऑफ नेसेसिटी हैव ए मीन्स टू विंडिकेट एंड मेंटेन इट, and a remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of it, and indeed it is a main thing to imagine a right without a remedy, for want of right and want of remedy are reciprocal। अर्थात यदि वादी के पास कोई अधिकार है तो यह आवश्यक है कि उसे लागू करने तथा बनाए रखने के लिए कोई साधन भी हो, तथा यदि उस अधिकार के उपभोग का प्रयोग में, यानी उसको यूज करने में क्षति पहुंचाई जाती है तो उसके लिए कोई उपचार होना चाहिए, तथा यह कल्पना बिल्कुल निरर्थक है कि बिना उपचार के कोई अधिकार हो सकता है, क्योंकि अधिकार की अनुपस्थिति तथा उपचार की अनुपस्थिति पारस्परिक होती है। इस प्रकार यह इस प्रिंसिपल को भी अनुसरण करता है कि जो क्लेम का फैक्ट है, यानी जो दावा का जो तथ्य है, यदि वह बिल्कुल ही नया है, यानी जो फैक्ट है वह नया है, न्यू फैक्ट है, अर्थात इससे पहले ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया था,
जैसे कि शुरुआती दौर में हमने बताया था कि इस अर्थ पर, इस धरती पर पहली बार किसी ने किसी को पत्थर मारा होगा, या पहली बार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लैंड में विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन यानी बिना विधिपूर्ण औचित्य के प्रवेश किया होगा। यानी ये सब घटनाएं पहली बार कभी न कभी घटी होंगी, यानी वो मामला कोर्ट के साथ पहली बार आया होगा, तो उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। तो इस प्रकार यदि वह फैक्ट ऑफ क्लेम यानी जो दावा का जो तथ्य है उसकी बात किया जाए कि फैक्ट ऑफ क्लेम का नया होना, या कि कोई नया फैक्ट है, तो कोई डिफेंस यानी प्रतिवाद या बचाव नहीं है कि ऐसी कोई बात पहले नहीं घटी थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कोई बचाव नहीं लिया जा सकता। इन अदर वर्ड्स, यदि प्लेंटिफ को इंजर्ड किया जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो प्रीसीडेंट यानी पूर्व दृष्टांत यानी उदाहरण, यानी पहले से उस फैक्ट पर कोई डिसीजन न होने पर, अर्थात प्रेसिडेंट के अभाव पर कैसे डिसीजन होगा, कॉमन लॉ, नेचुरल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाएगा। यानी पहले से कोई प्रेसिडेंट न हो तो क्या किया जाएगा, कॉमन लॉ के अनुसार या नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के अनुसार, या पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण के अनुसार डिसीजन दिया जाएगा। यानी कोई नया मामला आएगा तो इसके अनुसार डिसीजन दिया जाएगा। एक और केस यहां देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटाइन वर्सेज इंपीरियल लंदन होटल्स लिमिटेड, 1944 का केस है, किंग्स बेंच का। इस केस में कोर्ट ने कहा कि यह मैगजीम लीगल राइट के मान्यता के परिणाम स्वरूप लीगल रेमेडी की गारंटी करता है कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, अर्थात जहां अधिकार है वहां उपचार है, या इसके विपरीत यह कह सकते हैं कि वेयर देयर इज नो राइट देयर इज नो रेमेडी, अर्थात जहां अधिकार नहीं है वहां उपचार भी नहीं होगा। यह हो सकता है कि वे मोरल राइट के रूप में स्वीकार हो सकते हैं, यानी नैतिक अधिकार के रूप में स्वीकार हो सकते हैं, लेकिन लीगल राइट के रूप में स्वीकार नहीं होंगे। अब इंडियन पोजीशन को यहां देख सकते हैं आप कि भारत में क्या स्थिति है इस मैगजीम के संबंध में। तो इंडिया में इस मैगजीम का यूज जस्टिस को इंश्योर करने के लिए किया जाता है, यानी न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 एंड 226 में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की कंडीशन में रेमेडी की व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप पढ़े होंगे। दूसरी तरफ जनरल राइट्स के संदर्भ में आर्टिकल 372 अनुच्छेद 372 के कारण, जिसको हमने पीछे पढ़ा भी है, आर्टिकल 372 के कारण यह मैगजीम लागू होती है। यहां यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर को अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।